Hey guys, welcome to SSC Baba. So this is my second lecture of my polity lecture series. आज मैं इस लेक्चर में बात करूँगा फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की. सो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो ये लेक्चर मेरा पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे इस पॉलिटी लेक्चर सीरीज़ को स्टार्टिंग से देखिए. तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से सब कुछ बताया हुआ है कि मैं कैसे पूरा सिलेबस क्या है पॉलिटी का और कैसे मैं चलूँगा विद टाइम. ठीक है, तो आप एकदम स्टार्टिंग से देखिए. ट्रस्ट में आपके लिए पॉलिटी बहुत आसान हो जाएगा और बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में. ठीक है, और चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर एसएससी हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो ना, पॉलिटी से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन कर लोगे. ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा अगर आप मेरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरा सारा लेक्चर देखते हो तब. ठीक है, सो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ. सो आज मैंने अपने लास्ट के लेक्चर में लेक्चर 1 में मैंने बात किया था कॉन्स्टिट्यूशन है होता क्या है क्या. ठीक है, उसके बारे में मैंने बात किया था. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बात किया था. तो अभी मैं आपको एक टर्म के बारे में बताता हूँ जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, देखो क्या था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, कुछ लोगों ने बनाया होगा, ग्रुप ऑफ पीपल ने बनाया होगा. ठीक है, अब वो जो लोग थे जो एक साथ बैठते थे एक असेंबली में बैठ के जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, उन ग्रुप ऑफ मेंबर्स को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो तो मैं ये अभी इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चला. ठीक है, कैसे कैसे फर्स्ट आइडिया आया, कैसे आया. तो सबसे पहले जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था ना, वो किसने दिया था? वो थे हमारे एक एम एन रॉय. उन्होंने इसका आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. ठीक है, कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए और वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगा बाद में. ठीक है, इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है, ऑफिशियली डिमांड किया था गवर्नमेंट से कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है और हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है. ठीक है, बट लेकिन फाइनली जो डिमांड जो था ना, ये वाला जो डिमांड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो एक्सेप्ट हुआ कब? अगस्त ऑफर में, अगस्त ऑफर 1940 में. ये अगस्त ऑफर 1940 ये एक हिस्ट्री का पार्ट है. और जब मैं अपना हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ को अभी कंटिन्यू करूँगा तब मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा. बस आप अभी इतना जान लीजिए कि एक अगस्त ऑफर 1940 में हुआ गया था, उसमें इनका डिमांड एक्सेप्ट कर लिया गया था, जो कि उन्होंने 1930 पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था. ठीक है, अब क्या होता है कि 1942 में क्रिप्स आते हैं इंडिया में. ठीक है, और वो एक मतलब प्रपोजल लेके आते हैं कि ठीक है भाई तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन प्लान. ठीक है, क्रिप्स मिशन प्लान. बट ये जो प्रपोजल होता है ना, वो रिजेक्ट कर देता है मुस्लिम लीग. भाई मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आता है और वो रिजेक्ट कर देता है इस ये क्रिप्स के प्रपोजल को. ठीक है, फिर फाइनली कैबिनेट मिशन आता है. ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है और वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर पाता है मुस्लिम लीग को कि ठीक है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि भाई पहला आइडिया किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था. ठीक है, तो ये इसका, और फर्स्ट टाइम फाइनली एक्सेप्ट कब किया था इनका डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? अगस्त ऑफर 1940 में. ठीक है, चले तो अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, क्या क्या हुआ, उसके बारे में हम बात करते हैं. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ना, अब उसके लिए कुछ जो मेंबर्स थे वो कहाँ से इलेक्ट होंगे? ठीक है, तो उनका जो इलेक्शन हुआ था ना, बेसिकली वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था. उनका जो इलेक्शन हुआ था ना, वो हुआ था जुलाई 1946 में. ठीक है, कब हुआ था? जुलाई 1946 में. ठीक है, और ये जो मेंबर्स थे जो चुने गए थे, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो हुआ था, ये जो मेंबर्स जो चुने गए थे वो कहाँ से लिए गए थे? जो प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स थे ना, उनमें से उठाए गए थे, उनमें से लिए गए थे, उनमें से सेलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए. ठीक है, अब क्या हुआ कि नवंबर 1946 में, ठीक है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया नवंबर 1946 में. किसके अंडर, किस प्लान के अंडर? कैबिनेट मिशन प्लान. मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था ना, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था, बना दिया गया था.
ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था ना, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, ये सब आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। जो फर्स्ट सेशन हुआ था इस असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, मतलब फर्स्ट टाइम ये जो मेंबर्स सेलेक्ट हुए थे, जो बैठे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है, तो वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अब क्या है कि अगर वो बैठे हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा लीडर चाहिए होगा ना कि जो उस सेशन को प्रिसाइड करे, ठीक है, या फिर लीड करे, ठीक है। तो इसको प्रिसाइड किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट सेशन कब हुआ था और किसने प्रिसाइड किया था, ठीक है। चले, अब मुस्लिम लीग जो थी भाई, वो मतलब ये पूरा सेटिस्फाइड नहीं थी और उसने क्या किया, इस सेशन को बाइकआउट किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि नहीं भाई, हम अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे और वो बोल रहे थे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। हम लोग जो मुस्लिम लीग है वही उन्हीं में से मेंबर चूज़ किए जाएंगे, उन्हीं में से मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे और वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा पाकिस्तान के लिए, एक नए नेशन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था इस सेशन को। अब क्या हुआ कि 11 दिसंबर 1946 में, 2 दिन बाद, फर्स्ट सेशन के 2 दिन बाद, भाई राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर लिया गया था एज अ प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? राजेंद्र प्रसाद। और एच.सी. मुखर्जी को इलेक्ट किया था एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, उस असेंबली के, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट उस असेंबली के कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसी टाइम बी.एन. राव को अपॉइंट किया गया था एज अ लीगल एडवाइज़र और वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है। कि भाई अब जो भी लीगल एडवाइज़र होंगे ना, कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, लॉ के हिसाब से या जो भी चीज़ है उसके हिसाब से बी.एन. राव को अपॉइंट किया गया था। बी.एन. राव को अपॉइंट किया गया था एज अ लीगल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है। अब क्या हुआ था, ये जो असेंबली बनी थी ना, इसके अंदर 22 कमिटीज़ थी। अब ये 22 कमिटीज़ आप बोल रहे हो कि क्यों होंगी भाई? ये 22 कमिटीज़ थी ना, ये अलग अलग चीज़ों के लिए थी। एक कमेटी थी जैसे रूलिंग कमेटी, ठीक है। एक था कि भाई ड्राफ्ट कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ड्राफ्ट करेगा। एक का काम था जो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेगा। एक का था जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के ना मतलब था। तो ऐसे ऐसे करके 22 कमिटीज़ थी, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो रूलिंग कमेटी थी उसको हेड कौन कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको हेड कौन कर रहा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये सब वो मेंबर्स हैं जो सिलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। और बाद में ये जो कमेटी बनी थी 22 कमेटी, इन सब के ये लोग हेड थे, ठीक है। कि भाई रूलिंग कमेटी का हेड कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रेसिडेंट भी थे ये, ठीक है। और रूलिंग कमेटी के हेड भी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्टेट या फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? सरदार पटेल, ठीक है। और स्टेट कमेटी के हेड कौन थे? पंडित नेहरू। देखिए, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ ना कि अगर ये है ना स्टेट या प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तब आएगा सरदार पटेल। अगर स्टेट कमेटी आएगा नॉर्मल, तो कौन थे? पंडित नेहरू। इसलिए मैंने ये दोनों आपको यहीं पे लिख दिया। और भी कमिटीज़ हैं, अगर आप चाहो तो आप बुक से देख सकते हो, पर उसको यहाँ पे मैं लिखूँ कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी उनके बारे में मैं यहाँ पे लिख चुका, ठीक है। अब क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया था ना और उसको अडॉप्ट कर लिया गया था कि हाँ सब लोग सेटिस्फाई हो गए थे और सब लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था, वो डेट कौन सी थी? 26 नवंबर 1949। ये इंपॉर्टेंट डेट है। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। कि भाई हाँ ठीक है, अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और उसी टाइम ये डिसाइड किया गया था, क्योंकि अब क्या था कि अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ना, वो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आई थी, बट लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों ने डायरेक्ट इलेक्शन का बात किया था, ठीक है। तो ये डिसाइड किया गया था उस टाइम तक कि जब तक फर्स्ट जनरल इलेक्शन नहीं होगा, तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना, वही पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री की तरह रिएक्ट करेगी, वही पार्लियामेंट की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वही पार्लियामेंट, जब तक फर्स्ट इलेक्शन नहीं हुआ था तब तक वही पार्लियामेंट की तरह एक्ट कर रही थी, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ था, हमने अडॉप्ट तो कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, बट लेकिन ये फोर्स में कब आया था? ये फोर्स में आया था
पूरे कंट्री में फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950। तो ये भी इम्पोर्टेंट डेट है, 26 जनवरी 1950। अब आप सोच रहे होगे कि अडॉप्ट तो हम लोगों ने पहले कर लिया था, बट लेकिन फोर्स में बाद 2 महीने बाद क्यों? ठीक है, 2 महीने बाद ही क्यों भाई? 26 जनवरी डेट हम लोगों ने इसलिए चूज़ की थी क्योंकि 26 जनवरी 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी लाहौर सेशन में। ठीक है, ऑन 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी वाज चूजन बिकॉज इट वाज ऑन दिस डे in 1930 पूर्ण स्वराज was demanded by INC, Indian National Congress, in its Lahore session. That's why they choose 26 जनवरी, इसलिए उन्होंने 26 जनवरी का डेट चूज़ किया था। ठीक है, चलिए अब ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो कि आपको समझने हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठाओगे, जैसे BM बख्शी या फिर कोई भी किताब उठाओगे, आर्टिकल देखोगे, तो उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, उसमें जो सिंबल होते हैं 21 ठीक है, या 21A या 25A 25B, इस टाइप से जो होते हैं ना, अब उनका आपको मतलब कैसे पता चलेगा? देखो, अगर 21 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 21 जो है वो फुल फेज आर्टिकल है, वो पूरा का पूरा एक आर्टिकल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 21 ब्रैकेट 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 21st आर्टिकल का वो फर्स्ट क्लॉज है। ठीक है, 21st आर्टिकल का वो फर्स्ट क्लॉज है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है 21 फिर ब्रैकेट 1 फिर ब्रैकेट A, इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो A पार्ट है किसका? फर्स्ट क्लॉज का ऑफ 21st आर्टिकल। 21st आर्टिकल के फर्स्ट क्लॉज का फर्स्ट A पार्ट है ये। ठीक है, इसका मतलब ये है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब कभी क्वेश्चन में भी आ जाता है, जो आपके छोटे छोटे एग्जाम होते हैं SSC वगैरह, इन सब के क्वेश्चन में भी ये चीज़ें पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ बता दिया। ठीक है, अगर 21A लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब है मतलब ब्रैकेट में A लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 21st आर्टिकल का एक पार्ट है। ठीक है, 21A है तो ये एक सेपरेट पार्ट है उसी 21st आर्टिकल का। ठीक है, ये 21st मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। ठीक है, कोई भी आर्टिकल ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये बस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। और अगर 21A मतलब कैपिटल A ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कैपिटल में कुछ लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है? देखो, स्मॉल में है तो मतलब है कि वो 21st का पार्ट है। अगर कैपिटल में, इसका मतलब क्या है कि वो एक सेपरेट मतलब आर्टिकल है और उसका कोई रिलेशन नहीं है 21st आर्टिकल से। ठीक है, वो बस ये था कि नंबर नहीं थे तो इसलिए उन्होंने कैपिटल A करके कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे 51A है। ठीक है, तो ऐसे ही है, तो आपको ये सिंबल ऐसे आपको पता होने चाहिए। ये एक बेसिक सा चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। और अब आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को उठाओगे या देखोगे, उसका आर्टिकल देखोगे, अब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सा फुल फ्लेज आर्टिकल है, कौन सा किस आर्टिकल का कौन सा क्लॉज है। ठीक है, कौन सा पार्ट है या फिर कौन सा सेपरेट आर्टिकल है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ यार। एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ मुझे कभी भी फील फ्री होके मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, कभी भी मुझे बता सकते हो। मुझे कमेंट करो, कमेंट करना हो कमेंट करो, मैसेज करो, कुछ भी डाउट हो, मेरे पढ़ाने के प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, और मैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं हिंदी में बोलता हूँ, मैं इंग्लिश में भी लेक्चर्स लाने की कोशिश करूँगा, बट लेकिन 2 बार लेक्चर लाना मेरे लिए मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं पूरा का पूरा कंटेंट उसमें लिख देता हूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ वो कंटेंट आप वहाँ से पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को आप बताइए, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं अगले लेक्चर में इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूँ। एक्चुअली मैं एक लैंग्वेज में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर मैं दोनों में बोलूँगा तो जो लेंथ है ना वीडियो का, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो बोरियत हो जाएगा लोगों के लिए भी, देखने के लिए भी। ठीक है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में कंटेंट लिख देता हूँ, बोल मैं हिंदी में देता हूँ, जिससे दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। सो गाइस, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ यार। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।